जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। चलिएगा एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ए के साइंस 2.0 पर। देखिए भाई, आज शानदार मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ ग्रुप डी के, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होने वाले, ठीक है ना। ये पी वाई क्यू है मेरे दोस्त। क्या है ये पी वाई क्यू लेके आया हूँ मैंने। 1 दिसंबर की शिफ्ट है ये। कौन से? 1 दिसंबर 2025 की ये तीसरी शिफ्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। और डेली आपको इस चैनल पे, जब तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे, जब चालू होने वाले आगामी 3 तारीख से, तब तक डेली आपको एक सेट मिलेगा। तो आप चैनल पर जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, ये वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। तो चलिएगा, हम ज़्यादा पंचायत ना करते हुए लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जैसे देख सकते हो, समान प्रतिरोध के आर ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो इसका कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना मेरे दोस्त। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये आप लोग भी जानते हो। कौन सा क्रम में जुड़ा है ये जुड़ा है मेरे भाई श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम कौन सा होता, तो ये इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम होता दोस्त, ठीक है ना। एक प्रतिरोध ये लगा, एक प्रतिरोध ये लगा। हम जानते हैं इसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो आर ओम के कितने प्रति ओम, 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10R इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा दोस्त। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है कि फसल सुरक्षा प्रबंधन में कीटनाशक उपयोग निम्नलिखित में से किसी नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिएगा, शब्द आया है कीटनाशक। कौन सा शब्द? कीटनाशक। तो कीटनाशक का हम उपयोग कहाँ करते हैं, आप लोगों को पता। देखिए, कीटनाशक दवा है तो हम कहाँ करेंगे, कवक के लिए करेंगे क्या? बोलोगे नहीं सर, विषाणु के लिए नहीं कर सकते, खरपतवार के लिए नहीं कर सकते। राइट आंसर हो जाएगा कीट इज द राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं भाई अगला प्रश्न। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देख सकते हो कि किसी हॉल या कमरे में प्रतिध्वनि का प्राथमिक कारण क्या है। प्रतिध्वनि का प्राथमिक कारण, प्रतिध्वनि शब्द जो सुन रहे हो आप, है ना, ये ध्वनि में देखा जाता है जब ध्वनि तरंग जाती है और किसी ठोस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर क्लियर। तो प्रतिध्वनि होने के लिए भाई साहब कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। ये हमेशा चिकनी सतह से होता है, खुरदुरी सतह में प्रतिध्वनि देखने को आपको नहीं मिलती है। तो ठोस सतह होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कठोर सतह से ध्वनि का बहुप्रतिबिंब। साथ में आप याद रखिएगा कि 17 मीटर की दूरी होना अति आवश्यक होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्त अगला प्रश्न। बोर के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। बोरबरी आपने सुने होंगे, नील्स बोरबरी इसका नाम होता। तो नील्स बोरबरी को परमाणु सिद्धांत लेकर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि विविध कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। भाई साहब ये कौन मूर्ख है कि मौजूद नहीं होते बोल रहा। अरे मौजूद नहीं होते, मौजूद होते हैं मेरे भाई। ये तो पूरी तरह से गलत है। विविध कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरणित करते हैं। विकिरणित करते मतलब ऊर्जा निकालते हैं। भाई साहब वो ऊर्जा नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। ये नील्स बोर ने बताया था। तो जब आपने पढ़े होंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने जो है वो उसको अस्थायित्व बताया था, अस्थायित्व बोला था परमाणु मॉडल को। क्लियर। तो भाई साहब इसकी कमी को दूर करने के लिए नील्स बोरबरी आया था। तो नील्स बोरबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते समय ये ऊर्जा नहीं निकालते हैं। जितने कक्षा की ऊर्जा होती है उस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इस हिसाब से ये गलत है मेरे भाई। केवल कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षाओं के रूप में जाना जाता है, परमाणु का बाहर अनुगमत होते हैं। भाई परमाणु बाहर होते हैं बोल रहा है ये। और कुछ विशेष कक्षाएं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षाओं के रूप में जाना जाता है, परमाणु के अंदर होते हैं। मेरे दोस्त ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक में पाया जाता है P+N। इसी में कौन चक्कर लगाती है, तो ये कक्षाएं होती है। तो ये कक्षाएं से मिलकर परमाणु बनता है। तो परमाणु के बाहर तो कक्षा होगी नहीं, तो फिर कक्षा कहाँ होगी, परमाणु के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिएगा चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिकोणीय कांच प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व होते हैं। तो मेरे भाई ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में कितने होते हैं, 1 2 3, ये चौथा वाला और एक इसके पीछे पांचवा वाला। तो आयताकार तो कुल कितने होते हैं, इसमें कुल 5 होते हैं मेरे भाई। और आयताकार की बात करेंगे तो एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक अपना ये वाला। तो 3 आयताकार होते हैं और टोटल होते हैं कितने, 5। तो 2 हो जाते हैं उसमें त्रिभुजाकार और 3 हो जाते हैं अपने आयताकार। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। दिए गए यौगिकों में किसका उपयोग ईंधन योज्य के रूप में किया जाता है। एथेनॉल, एथेन, एथेनल और एथेनोइक एसिड। तो मेरे भाई आप सब जानते हैं कि ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से जुड़ा होता है। तो भाई साहब आप जो जानते हो गोल्जी उपकरण, इसको हम क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। तो गोल्जी कॉय जो होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो भाग में बटा होता है, एक खुरदुरा होता है और एक चिकना होता है। तो खुरदुरा भाग में राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम के कारण ये खुरदुरा दिखाई देता है। तो राइबोसोम जो खुरदुरा भाग होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और चिकना वाले में वसा बनता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ होते हैं उसको कहाँ पैक कर दिया जाता है, गोल्जी उपकरण में, और ये परिवहन करके ले जाके देता है कोशिकाओं को। तो गोल्जी उपकरण किस कोशिका से जुड़ा होता है, राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाज खराब जीवन स्तर में योगदान करने के लिए एक प्रमुख कारक माना जाता है। भाई साहब, जीवन स्तर में, समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान मतलब आपको जो है अपना जीवन खराब करने के लिए किसको जिम्मेदार माना गया। पहला, संसाधनों के वितरण में असमानता, शहरी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अत्यधिक उपयोग, समाज केवल शिक्षा स्तर और केवल जनसंख्या वृद्धि। आप समझिए, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक अत्यधिक उपयोग, भाई साहब जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा अपना लाभ है। भाई साहब पैसे आएंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, ठीक है ना, समाज का माहौल अच्छा रहेगा पैसे के कारण। दूसरा ऑप्शन, समाज में शिक्षा, अगर आप शिक्षित हो तो आपका मतलब सीधी सी बात है कि आप अच्छे ही जीवन जियोगे, आपको सारी बातें पता होती है, कैसे संघर्ष करना है, कैसी परिस्थिति को आप पहचानना जानते हो, तो ये तो खराब नहीं करेगा। जनसंख्या वृद्धि से खराब नहीं होगा। तो फिर माहौल खराब कब होगा, जब आपको मान लो यदि आपको आज 1,000 रुपये लग रहे हैं, अगर आपको 1,000 रुपये नहीं मिला तो फिर आपके अंदर चिड़चिड़ाहटपन आएगी। आपके अंदर चिड़चिड़ाहटपन आएगी तो आपके घर में चिड़चिड़ाहटपन मिलेगी, और आपके घर में चिड़चिड़ाहट रहेगी तो भाई साहब जब आपकी समाज से मिलोगे तो आप भी उसके चिड़चिड़ापन से आवाज में बात करोगे। तो मेरे भाई, आवश्यक वस्तु की पूर्ति न हो पाना, ये क्या है, ये खराब जीवन स्तर में योगदान देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन प्रजनन विधि के माध्यम से करता है। बहुविखंडन बताना आपको सभी लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है, मलेरिया रोग फैलाने का काम करता है। कौन सा रोग, मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स में कोशिका शरीर से जुड़े शाखित भाग या प्रक्रिया होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई ये न्यूरॉन कोशिका होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो शाखित भाग होते हैं ये पतले पतले, इनको किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो आप लोग जानते हो, जो हमको हमारे जो सूचना होती है, सूचनाओं को कौन ग्रहण करता है, ये छोटी छोटी जो शाखित पाई जाती है नलिकाएं, क्लियर। तो इसको बोला जाता है डेंड्रॉइड। क्या बोला जाता है, डेंड्रॉइड बोला जाता है। तो जो डेंड्रॉइड सूचना प्रदान करती है और ऐसे तंत्रिका के माध्यम से ये आगे भेजती है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु सीधी रेखा में बिंदु ओ से चलना चालू करती है, ओ से ए तक जाती मेरे भाई है, इसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी तक जाती है, फिर लौटती है और बिंदु बी पर आके रुक जाती है, जो ए से ओ की ओर 30 मीटर है। तो ए से ओ की ओर 30 मीटर है मेरे दोस्त। तो ये रहा ओ की ओर, तो ये 30 मीटर दूर क्या है, बिंदु बी है मेरे भाई, क्लियर। तो पूछ रहा है वो कि तय की गई कुल दूरी, तो 100 आया, 30 आया, कुल दूरी कितनी हो गई उसकी, 30 हो गई। और विस्थापन पूछा, तो विस्थापन सबसे छोटी दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक लेके 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 70 रहेगा। तो विस्थापन 70 और दूरी 130, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, बोले अधातु का गुण बताना आपको। अधातुओं में उच्च विद्युत चालकता देखी जाती है, नहीं देखी जाती मेरे भाई, लेकिन एक अपवाद होता है, कौन, ग्रेफाइट, उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। शुष्क दिखावट में गैर चमकदार, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये भी गलत है। हाँ, आघात वर्धनीय नहीं होती है, सब धातु के गुण है भाई साहब, इसमें चमकदार नहीं होती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक धातु जो है, अधातु जो है वो चमकदार होती है, और वो कौन है, आयोडीन है भाई, याद रखिएगा आप आगामी परीक्षा के हिसाब से। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चलती बस में खड़ा यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन से नियम को दर्शाता है। आप लोग जानते हो जड़त्व होता है, जड़त्व जिसको इनर्शिया बुलाता है। तो एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। तो चलती हुई बस है मतलब ये गति का जड़त्व है। जब ये रुकेगा, देखिए भाई ये बस चल रही है, ये आदमी है, तो आदमी का ये सिर है, आदमी का पैर बस से लगा है, तो आदमी बस की गति के साथ पैर भी गति में चलेंगे। जब अचानक बस रुक जाएगी तो पैर तो रुक जाएंगे, पर उसका जो ऊपर का जो धड़ है वो आगे की ओर गति करेगा, इसलिए बस रुकने पर आदमी आगे जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व पे किस पे निर्भर है, न्यूटन के पहले नियम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम।
अगला क्वेश्चन भाई, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, C6H12O6 से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्किट आरेख में जिग जैग रेखा किसको दर्शाती है ना। जिग जैग रेखा आप सभी लोग जानते होंगे, जिग जैग रेखा किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई ये जिग जैग रेखा कहलाती है, ये वाली। तो आप सभी को पता ही है जिग जैग रेखा जैसे चित्र किसका होता है, स्विच का होता है क्या, नहीं। एक फ्यूज का होता है क्या, नहीं। एक बैटरी का होता है क्या, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ये सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पे घूमते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। आपको पता है निश्चित पथों में घूमते हैं नाभिक के चारों, उनको कक्षा कहते हैं। कक्षा बोलते हैं तो गोले या कक्षा उनको बोलेंगे, सेल या ऑर्बिट। क्लियर। इंग्लिश में देखोगे तो सेल या ऑर्बिट ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक धावक 125 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार ट्रैक है भाई, इसकी त्रिज्या है कितनी, 175। एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा लगाता है, तो पूरा लगाने में 35 सेकंड का समय लगता है। एक चक्कर में औसत वेग बताइए। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्लियर। तो अपन देखते हैं कि आदमी ने जो है एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो जब विस्थापन क्या होता है, अगर कोई इंसान एक व्रत मार्ग में पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उसका जो विस्थापन होता है भाई, वहीं से गया वहीं लौट के आ गया, विस्थापन हो जाएगा 0। कितना भी समय लगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ रखना चाहिए। भाई साहब ये उत्तल लेंस ये होता है। क्लियर। ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे पाया जाता है फोकस दूरी, यहाँ होती है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे होते मेरे भाई कौन, प्रकाशिक केंद्र होता है, और ये रहेगा उसका अनंत। क्लियर। तो आप लोग सभी जानते हैं जो प्रकाशिक केंद्र, ये जो वक्रता केंद्र है इसको अपन 2F1 से दर्शाते हैं। क्लियर। क्लियर। और यहाँ पे भी इस प्रकार से यहाँ रहेगा फोकस दूरी रहेगी, और इधर आगे रहेगा अपना ये 2F2 है ना। तो समान आकार का कहाँ देखने को मिलेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। क्लियर। तो यहाँ पे समान आकृति का आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, ये 2F जो है वो किस किस के बीच में है, देखिएगा ये अनंत है। क्लियर। या फिर आप अनंत के बीच में नहीं है, ये फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का डबल होता है त्रिज्या। क्लियर। जो त्रिज्या जो होती है मेरे भाई, वो फोकस दूरी का क्या होती है, सॉरी, जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है मेरे दोस्त। क्लियर। तो अगर हम देख पा रहे हैं वो बोल रहा है कि फोकस दूरी के 2 गुने पर। क्लियर है भाई साहब। अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2F बराबर R। तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के 2 गुने पर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि एक बच्चा जमीन पर एक खिलौना खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, भाई साहब बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर लग रहा है। क्लियर। तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो उसे क्या कहते हैं, तो भाई साहब बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है अपना, W बराबर F इंटू S होता है। क्लियर। तो इस समान दिशा में जाते हैं तो धनात्मक कार्य होता है, और असमान दिशा में जाते हैं तो कार्य ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में कौन आवश्यक होता है दोस्त, सबसे ज्यादा फास्फोरस इज द राइट आंसर। इसका सिंबल होता है P। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से और क्षार से मिलकर जल के अणु बनते हैं। अम्ल जो होता है वो H+ आयन निकालता है, और क्षार जो होता है वो OH- आयन निकालता है। इस हिसाब से अगर अपन आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव में होता है भाई साहब, देखिए द्रव क्या होता है, द्रव, द्रव का एक निश्चित आकार नहीं होता है, परंतु उसका निश्चित आयतन होता है। कि भाई निश्चित आयतन, आयतन मतलब कि जब वह जितना स्थान घेरता है वो आयतन कहलाता है। तो अगर आपने इसमें बोतल में जल भर दिए हैं तो आप इसके आयतन को कम नहीं कर सकते, इसमें आप दबा नहीं सकते इसको। क्लियर। ये संपीड़न का गुण इसमें नहीं देखा जाता। तो कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन निश्चित आयतन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा स्रोत का स्थानांतरण क्या कहलाता है। भाई साहब बाहर से जो ऊर्जा लेते हैं, क्या पाचन कहलाता है कि नहीं, उत्सर्जन नहीं, शोषण नहीं, बाहर से ऊर्जा लेना एक प्रकार का पोषण कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, कोरोजन किसे कहते हैं अपन। भाई साहब कोरोजन क्या है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पे जंग लगती है तो उसको संक्षारण कहते हैं। क्लियर। तो ये कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है भाई साहब, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया
एक व्यक्तिगत जीवन को बनाए रख लिया आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या आवश्यक नहीं है भाई साहब? पोषण तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, खाओगे तो निकालना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है तो क्या, प्रजनन। प्रजनन जो होती है ये प्रजातियों को एक वंश से दूसरे वंश तक ले जाने के लिए, है ना, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि वातावरण जो है बना रहे। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत के जीवन को बनाए रखने के लिए इसका अति आवश्यक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन। क्लियर भाई? तो ये थे आज के हमारे शानदार 25 क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछे हुए हैं भाई। PYQ है ये। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और आप इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई। आपको डेली इस प्रकार से एक एक सेट देखने को मिलेंगे। तो आप इसी प्रकार से रोज हमारे चैनल पर आइएगा, जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं